बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू शुरू में जब ट्रेडिंग शुरू की तो ये सोचा कि रेड और ग्रीन कैंडल्स हैं, इनको लॉन्ग शॉर्ट करो और पैसे बनाओ। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ लगी कि नहीं यार, ये जो रेड और ग्रीन कैंडल्स है ना, हर कैंडल के पीछे एक कहानी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि टेक्निकल एनालिसिस नाम की कोई चीज़ होती है। टेक्निकल एनालिसिस में डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इस तरह की चीज़ें जो हैं, वेज, हर चीज़ जो है वो सीखी। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो जब करके थोड़ी देर बाद ये एहसास हुआ कि यार टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है कि टेक्निकल एनालिसिस आने के बाद भी प्रॉपर जो है वो रिवार्ड नहीं मिल रहा। तो फिर समझ आई कि नहीं, एक और चीज़ होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो ज़रूरी है। उसके लिए फिर बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, पॉडकास्ट देखी और डिफरेंट वीडियोस देखना शुरू कर दी, और अभी भी करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो अभी भी अच्छी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है। खैर, इसको काफ़ी हद तक कवर करने के बाद जो है थोड़ा सा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। तो फिर समझ आई कि यार, अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी किसी ट्रेड में बिल्कुल परफेक्ट हो, एनालिसिस भी परफेक्ट हो, फिर भी रिवार्ड जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो क्या चीज हो सकती है। इसके लिए अलग से वीडियोस देखी, बुक्स पढ़ना शुरू की, तो एक नई चीज जो है वो निकल के सामने आई। मेरे लिए नई, डेफिनेटली दुनिया के लिए तो नई नहीं, हर किसी को इसके बारे में पता होता है। लेकिन जो एक मैं न्यूबी की बात कर रहा हूं जिसने नई नई ट्रेडिंग शुरू की, वो थी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट, हर ट्रेड को मैनेज करके चलना, उसमें रिस्क जो है ये भी एक अपने आप में एक कहानी थी। तो इसको सीखना शुरू किया कि हर ट्रेड में किस तरह रिस्क डिवाइड करने हैं, ए प्लस सेटअप की ट्रेड को कितने परसेंटेज देनी है, ए को कितनी देनी है, बी प्लस सेटअप की ट्रेड को कितनी देनी है, और कौन सी ट्रेड जो है वो सामने आंखों के देख के भी नहीं लेनी। वो कौन सी ट्रेड होगी, डेफिनेटली वो जिसमें रिवार्ड जो है वो कम होगा और रिस्क ज्यादा होगा, और वो ए प्लस सेटअप की भी नहीं होगी। तो ये सारी चीजें टेक्निक, जो कहानी शुरू हुई थी ब्लैंक शीट से कि एक रेड और ग्रीन कैंडल्स हैं, फिर वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आई, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की तरफ आई, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आई। ये चीजें जो हैं ये ट्रेडिंग के लिए जरूरी हैं। तो आज हम जो है वो सिर्फ डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट। टेक्निकल एनालिसिस की अपनी स्ट्रेटजी जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगा किसी वीडियो में, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन आज जो है प्रॉफर्म के ऊपर, स्पेशली जो अब प्रॉफर्म टेस्ट जो है उसको कैसे लेके चलना है, उसके ऊपर आपने कैसे रिस्क देखना है, कितने परसेंट, अगर आप अप हो तो आपने ट्रेड कितने परसेंट की लेनी है, और अगर डाउन हो तो कितने परसेंट की लेनी है, हर ट्रेड को कितने परसेंट देना है। तो वो चीज जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये अपने पर्सनल अकाउंट के ऊपर भी जो है ना, इस चीज को आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं एफटीएम को चैलेंज कर रहा हूं, तो इसलिए हम जो है मैं अभी स्पेशली उसकी बात करूंगा। तो अभी चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस टेस्ट में। हाँ जी। तो यहाँ पर है रिस्क मैनेजमेंट फॉर प्रॉ फर्म्स। अच्छा, तो इस पे हम देखेंगे कि लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ प्रॉ फर्म्स के अकाउंट की मैं बात करूंगा। इसमें अगर किसी के पास पर्सनल अकाउंट है तो वो भी इसमें ये वाले रूल्स अप्लाई कर सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है। अ, ठीक, अगर इक्विटी जो है वो ब्रेक इवन के ऊपर है तो तब हम जस्ट 1% रिस्क करेंगे। अच्छा, इक्विटी ब्रेक इवन के ऊपर, अब मैं अगर एग्जांपल दूं, मेरे पास अब $50,000 जो है वो वाला अकाउंट चल रहा है, ठीक है, प्रोफर्म के ऊपर। तो अगर 50,000 इक्विटी है तो मैं उसके ऊपर जस्ट पर ट्रेड जो है वो $500 रिस्क करूंगा। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो वो इस तरह कि अगर मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 25 पिप्स के ऊपर है, तो जस्ट मैं 2 यूनिट्स जो है वो 2 स्टैंडर्ड लॉट्स जो है वो गोल्ड की वो ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो सिर्फ मेरा $500 का लॉस होगा। अगर 50 पिप के ऊपर स्टॉप लॉस है, मैं पर्सनली तो वैसे नहीं करता होता इतने लंबे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड, लेकिन आजकल मार्केट की जो कंडीशन चल रही है, इतने बड़े स्टॉप लॉस के साथ जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन एनी हो, वो टॉपिक नहीं है आज का हमारा। तो अगर स्टॉप लॉस जो है वो 50 पिप के ऊपर है तो डेफिनेटली फिर जो है वो 1 स्टैंडर्ड लॉट लेंगे। तो 5% $50,000 का, सॉरी 1% $50,000 का, वो 1% वो $500 बनता है, ठीक है। अच्छा, अगर इक्विटी है हमारे पास
1% नेगेटिव है या 1% जो है वो पॉजिटिव है, तो तब हम क्या करेंगे? तो तब हम जो है सिर्फ 1% ही रिस्क करेंगे। यानी कि अगर मैं 49,500 के ऊपर आ गया हूँ, मेरे 500 लॉस हो गया है, तो अभी भी मैं अपनी ट्रेड में सिर्फ 1% जो है वो ही रिस्क कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर मैं 2% 2 टू 5% पॉजिटिव हूँ या 2 टू 5% नेगेटिव हूँ, तब मैं क्या करूँगा? तो तब मेरे पास सिंपल है कि अगर मैं 2 टू 5% पॉजिटिव हूँ, तो मैं जो है वो 2% पर ट्रेड वो रिस्क करूँगा और 0.5% जो है अगर मैं नेगेटिव हूँ, तो मैं 0.5% रिस्क करूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर ये कि हर ट्रेड को अगर लेट्स सपोज कि मैं 2% नेगेटिव हूँ, तो यहाँ पर हर ट्रेड में मैंने जो है वो 2% नहीं अपनी ट्रेड को लगा देना कि मेरा $1000 जो है वो लॉस हो जाए 50 के वाले अकाउंट के ऊपर नहीं। अगर कोई मुझे ए प्लस सेटअप की ट्रेड मिलेगी, तब मैं उसमें अपनी एक ट्रेड के ऊपर 2% अपने अकाउंट का नेगेटिव करूंगा। हर ट्रेडर की एक ए प्लस सेटअप की ट्रेड होती है, एक बी प्लस सेटअप की ट्रेड होती है। तो इस तरह अगर मेरे पास बी प्लस सेटअप की ट्रेड हुई, तो अगर मैं 2% पॉजिटिव भी हुआ, तब भी मैं उस ट्रेड में अपने अकाउंट को 2% जो है वो रिस्क के ऊपर नहीं लगाऊंगा। सिर्फ ए प्लस सेटअप की ट्रेड के ऊपर मैं 2% पॉजिटिव जो है ना वो इसको रिस्क के ऊपर लगाऊंगा। और अगर नेगेटिव हुई 0.5%, तो उसके लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास 5 to 9%, या अगर हम 5 to 9% अगर पॉजिटिव है या 8% जो है वो हम नेगेटिव हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर 5 to 9% हम पॉजिटिव हैं, तब भी हम जो है वो 2% जो है पर ट्रेड, ए प्लस सेटअप की पर ट्रेड जो है उसमें हम 2% अकाउंट को रिस्क के ऊपर लगाएंगे। अगर बी प्लस की है तो 1%। हर ट्रेडर जो है वो अपने ए प्लस बी प्लस सेटअप की जो ट्रेड्स है उसको देख सकता है। और अगर 8% हमारी इक्विटी नेगेटिव में चली गई है, तो अकाउंट बचाने का बेहतरीन जो सॉल्यूशन है वो यही है कि हम 0.5% जो है 0.25% सॉरी वो जो है हम पर ट्रेड जो है अब रिस्क करें, ताकि जैसे जैसे इक्विटी ऊपर आती जाए तो हम फिर हमारा जो है वो रिस्क बढ़ाते जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या है कि अगर 9% पॉजिटिव है या 9% नेगेटिव है, तब अगर 9% पॉजिटिव है तो जस्ट फिर मैं 1% अपना अकाउंट रिस्क करूंगा। अच्छा, अब ये क्यों 2 to 5% या 5 to 9% 2% रिस्क कर रहा था और यहाँ पर 9% 1%, 9% के ऊपर जो है मैं 1%, वो इसलिए इन 9% के बाद जस्ट 1% 10% करने के बाद आप जो है वो प्रॉफर्म एफटीएमओ के ऊपर या कुछ प्रॉफर्म 8% देती हैं, लेकिन एफटीएमओ की अगर बात करें तो 10% के ऊपर आपका जो गोल है माइलस्टोन वो अचीव हो रहा होता है, ठीक है? जस्ट 1% रहता है, तो इसके ऊपर 2% अकाउंट को नेगेटिव कर देना, ये सॉरी 2% अकाउंट को रिस्क के ऊपर लगा देना, ये मेरे ख्याल से एक सही बात नहीं होती। जस्ट 1% रिस्क करो पर ट्रेड, और अपना जो है 1% को बनाने के लिए, क्योंकि 9 to 10% आपने जाना है, 1% को बनाने के लिए 2% जो है वो रिस्क के ऊपर लगा देना, ये कोई बात समझ में नहीं आती। इसलिए 1% बनाने के लिए आप जस्ट 1% रिस्क करो, ठीक है? और अगर 9% नेगेटिव में है अकाउंट, तो तब तो 0.10% जो है ये करना ना सिर्फ मजबूरी है बल्कि जरूरत भी है, ठीक है? तो अब अगर नेगेटिव है तो 0.10%, और अगर 9% पॉजिटिव है तो 1% अकाउंट को ट्रेड जो है वो अकाउंट को रिस्क लगा के अपना 10% जो है वो प्रॉफिट टारगेट वाला गोल अचीव करो। तो ये थी जो एक प्लान है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है? और जो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है प्रॉफर्म का, प्रॉफर्म के ऊपर काम करने के लिए, प्रॉफर्म के ऊपर ही नहीं बल्कि अपने जो पर्सनल अकाउंट है उसके ऊपर भी काम करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो बाकी अगर आप लोगों का कोई इससे डिफरेंट है, आप लोगों को डिफरेंट परसेंटेज के साथ रिस्क मैनेज करते हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।